नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या है आज की बड़ी खबर? सबसे पहले तो दिल्ली से एक दर्दनाक खबर। 17 लोगों की मौत हो गई। करोल बाग के होटल में तड़के आग लगी। होटल की सकरी सीढ़ियों और लकड़ी के काम के कारण आग और खतरनाक साबित हुई। कुछ लोग जान बचाने के लिए इमारत से कूदे और जान गंवा बैठे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भी आग लगी थी। वहां भी लोगों को निकालना पड़ा था इमारत से कांच तोड़कर। ये बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं और अथॉरिटीज देखने तक नहीं जाती कि फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं। कभी जाती हैं तो नोटिस की खाना पूर्ति तक। हमने नहीं देखा आज तक कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा होटल इसलिए बंद हुआ हो या उस पर सख्त कार्रवाई हुई हो क्योंकि वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं है। जबकि इसी दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड हुआ है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर, अखिलेश यादव को आज लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही बिठा लिया। अखिलेश और समाजवादी नाराज हो गए। फोटो वीडियो से सोशल मीडिया को पाट दिया। कहा योगी सरकार डर के षड्यंत्र कर रही है ताकि अखिलेश छात्रों से मिल न पाए। मायावती का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने भी योगी सरकार को कोसा। प्रयागराज क्यों जा रहे थे अखिलेश यादव? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष ही सपा के छात्र नेता के हिस्से आई। वही अध्यक्ष छात्र संघ के उदय प्रकाश यादव, उन्होंने वार्षिकोत्सव के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव को बुलाया था। बाकी सब चीजें आपने दिन भर आज देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के बखेड़े की भूमिका 4 साल पहले लिखी जा चुकी थी। 20 नवंबर 2015, तब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था और तब मुख्य अतिथि थे गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। तब छात्र संघ के 5 पदों में से 4 पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी और अध्यक्ष के पद पर सपा समर्थित ऋचा सिंह ने 11 वोटों से जीत हासिल की थी। उस समय कार्यक्रम का आयोजन एबीवीपी कर रही थी। ऋचा सिंह ने कार्यक्रम का विरोध किया। एबीवीपी के अलावा बाकी के छात्र संगठनों ने भी ऋचा का समर्थन किया। कैंपस में दोनों पक्षों में खूब मारपीट हुई। यूनिवर्सिटी छावनी में बदल गई। शहर में धारा 144 लग गई। उस समय यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद जिले की सीमा में नहीं घुसने दिया गया। योगी को एक बार भदोही से तो दूसरी बार विंध्याचल सीमा से वापस कर दिया गया। तब के सांसद केशव मौर्य को भी पुलिस ने कैंपस में नहीं घुसने दिया था। मजबूरन योगी आदित्यनाथ को फोन से ही सभा को संबोधित करना पड़ा था। आज कई लोग बोले योगी ने पुराना हिसाब चुका लिया। बड़े नेता तो अपना नेता वाला खेल खेल लिए, लेकिन भुगतता कौन है? कैंपस। खूब बमबाजी हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कई दिनों से हो रही है। फायरिंग, यूनिवर्सिटी में छुट्टी की घोषणा। यूनिवर्सिटी का प्रशासन कंफ्यूज है कि वो करे क्या और क्या ना करे। यूनिवर्सिटी के लिए ऊहापोहात्मक स्थिति बन गई है। यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं जिला प्रशासन कार्यक्रम का आकलन कर ले, फिर जो सही लगे करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिला प्रशासन जिसको रिपोर्ट करता है यानी कि योगी सरकार को, उनका कहना है कि अखिलेश यादव के वहां जाने से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आती और इसलिए रोक दिया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे थे, यूनिवर्सिटी ने तो पहले ही मना कर दिया था, तो वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया था। हम तो अखाड़ा परिषद और श्रीमठ बाघंबरी गद्दी जाने वाले थे, हमें फालतू रोका गया। सब सियासत है, एक सर्कल सा पूरा हो गया। योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को ममता बनर्जी ने रोका, अखिलेश यादव को योगी ने रोका, योगी को अखिलेश ने रोका। पश्चिम बंगाल में रथ यात्राओं पर यह कहकर रोक लगा दी जाती है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यूपी में यही बहाना योगी अखिलेश के लिए देते हैं। सारी लड़ाई 2019 तक अखबार मीडिया के पहले पन्ने पर प्राइम टाइम पर रहने की है। कल सारा दिन प्रियंका गांधी की खबरें टीवी पर चली, पर चुनाव सिर्फ कांग्रेस तो लड़ नहीं रही, बाकी भी नेता हैं पक्ष के विपक्ष के, और सबको हेडलाइन में आना है तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन किए जा सकते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से पाला चुन लेते हैं। जो तथ्य और तर्क पश्चिम बंगाल में चलता है वही यूपी में लागू कर दिया जाता है। चेहरे बदल जाते हैं, हेडलाइंस बदल जाती हैं। इस खबर के आखिरी में देखिए ममता बनर्जी जो कह रही थी कि हमें नहीं पता कि योगी को डीएम ने क्यों रोका, उनका इस मसले पर भी ट्वीट आया। चलिए, नेता नगरी है, चलता रहेगा। हम भी नेता नगरी से जुड़ी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। रफाल
समझ नहीं आता कि फाइटर प्लेन है कि अय्यार। रोज इसे लेकर नया खुलासा सामने आता है, फिर होती है बयानबाजी। आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी। नरेंद्र मोदी के फ्रांस में रफाल लेने के ऐलान से 2 हफ्ते पहले उद्योगपति अनिल अंबानी फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां वेस ला ट्रेन से मिले थे। एक संयोग ये भी कि इसी हफ्ते में रिलायंस डिफेंस अस्तित्व में आई थी। कपिल सिब्बल ने सुबह उस ईमेल की कॉपी ट्वीट की, जिसे कथित तौर पर इस खबर का आधार बताया गया। मेल है एयरबस के सीईओ निकोलस चैम्सी का। इसी में अंबानी और फ्रांस के रक्षा मंत्री के बीच बैठक का जिक्र है और एयरबस के साथ कमर्शियल और डिफेंस हेलीकॉप्टर पर काम करने की बात है। सहयोग की बात हो रही थी तो जान लीजिए कि एयरबस वो कंपनी है जो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर यूरो फाइटर बनाती है, माने वो फाइटर प्लेन जो रफाल की वजह से भारत के साथ होने वाले सौदे में चूक गया। कॉम्पिटिटर थे दोनों। इस बात को आप जिस भी पाले में हो उस तरह से ले सकते हैं। ये कहिए कि भैया यहाँ तो रफाल का जिक्र ही नहीं हो रहा, या फिर ये कहिए कि हम ना कहते थे, अंबानी को सब पता था। लेकिन ये सारी बातें कयासों की श्रेणी में हैं और कयासों पर ही होती है बयानबाजी। सुनिए राहुल गांधी इस खुलासे पर क्या बोले। ये भ्रष्टाचार का मामला था, ये प्रोसीजरल मामला था, अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो गया है। दिस इज नाउ ट्रीजन, नथिंग लेस। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट स्पाइज डू। He is informing somebody of a defense matter. He's under oath. He's not like you or you. He's under oath to protect these secrets. And he has now given this secret to Mr. Anil Ambani, who knows that the biggest defense deal in the world is going to him 10 days before. अब राहुल बोले और भाजपा से जवाब ना आए, ये हो नहीं सकता। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बोले। पहले राहुल गांधी ये बताएं कि उनके पास एयरबस का ईमेल कहां से पहुंचा। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी और उनके नेता भी कमाल के हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करके दलाली से पैसे कमाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो विदेशी कंपनियों के लॉबिस्ट बनकर के पैसे कमाते हैं। खैर, रफाल हाल के दिनों में भारतीय राजनीति का नासूर बन गया है। जल्दी ठीक नहीं होने वाला, फिर कुछ नया आएगा, फिर बताएंगे। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागेश्वर राव कभी चर्चा में हुआ करते थे क्योंकि सीबीआई विवादों में थी। एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार विवाद सीबीआई के मुखिया वाला नहीं है। इस बार सीबीआई के पूर्व अंतरिम चीफ कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सजा दी जिसकी हर तरफ बात हो रही है। अव्वल तो 1 लाख का जुर्माना लगा दिया, फिर कहा आज दिन भर, मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चले तब तक पीछे जाकर बैठे रहिए। शाहरुख खान का एक रोमांटिक गाना है, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। नागेश्वर राव को आज उसका दूसरा वर्जन झेलना पड़ा, सामने बैठे रहो तुम काम जब तक हो। और क्यों बैठे रहो, क्या गलती कर दी थी नागेश्वर राव ने? मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। मामला मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, कोर्ट की इजाजत के बिना सीबीआई की जांच टीम में शामिल किसी भी अफसर का तबादला न किया जाए। नागेश्वर राव ने यह बात नहीं मानी। जांच टीम के चीफ सीबीआई अफसर ए.के. शर्मा का 17 जनवरी को तबादला कर दिया, उन्हें सीआरपीएफ में भेज दिया। कोर्ट को पता चला तो जमकर फटकार लगी। फटकार के बाद राव ने माफी मांगी। इस माफी से सीजेआई गोगोई संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था, कोर्ट से पूछे बिना अफसर का रिलीविंग ऑर्डर साइन करना कोर्ट की अवमानना है, यह आपने कैसे कर दिया? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहते रह गए, लेकिन रियायत नहीं मिली और ये सजा मिली। हमने अपने वकील दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि वकीलों की बोलचाल वाली भाषा में सजा को कोर्ट उठने तक की सजा कहा जाता है। क्या है ये कोर्ट की अवमानना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये शब्द फिल्मों या सीरियल्स में सुना होगा। ये तब लगता है जब अदालत के फैसले की अवहेलना होती है। कोर्ट की अवमानना 2 तरह की होती है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या आदेश की अवज्ञा होती है। ऐसे समझिए कि कोर्ट का कोई जजमेंट आया और तय समय में प्रशासन को या दूसरी एजेंसीज को उसका पालन करवाना है, नहीं हुआ तो यह सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। फिर आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर कोई अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है, उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने की कोशिश करता है या कोर्ट के मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब इसे लगाया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि कोर्ट ने कहा दिवाली पर अमुक पटाखे नहीं छूटेंगे,
लेकिन कुछ ज्ञानी लोगों को लगा वो कोर्ट से ऊपर हैं। उन्होंने पटाखे फोड़े, सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और कोर्ट को ललकारने लगे। ऐसे में अगर शिकायत हो या कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले ले तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि हरकत चाहे लिखकर की जाए या बोलकर या फिर अपने हाव भाव से, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ऐसे ही कोई अदालत की कार्रवाई में दखल दे तो उसे भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। वकील भी अगर अदालत की कार्रवाइयों के दौरान असंवैधानिक भाषा या तरीके अपनाए तो उन्हें सजा मिलती है। कितनी सजा मिलती है ये कोर्ट पर निर्भर करता है, कौन से जज साहब बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अवमानना ने कितना असर डाला है। ऐसे में दिन भर बिठाए रखने से लेकर जेल भेजने तक की सजा मिलती है और कुछ हजार से लेकर लाखों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हमारे चंडीगढ़ में, जहाँ पर हम कई बरस रहे और जहाँ से नाता भी है, वहाँ पर जब कोई ये जो रोड वाले रूल्स होते हैं ट्रैफिक के, इनको ब्रेक करता था और चालान कटवाने जाता था तो वहाँ पे अक्सर जज साहब दिन भर बिठाए रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको अवमानना का पूरा कंसेप्ट समझा रहे थे नागेश्वर राव को मिली सजा के संदर्भ में। आज हम अपने सेक्शन आसान भाषा में भी इससे जुड़ी एक खबर के बारे में बात करेंगे। ये जुड़ी है अनिल अंबानी से, जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एरिक्सन नाम की एक कंपनी है, वही जिसने सोनी के साथ मिलकर वो फोन बनाया था जिसे देखकर हम और आप रश करते थे कि हाय कितना महंगा फोन है, किसी दिन लिया जाएगा। उसी एरिक्सन ने इल्जाम लगाया था कि अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। तो पहला सवाल इसी बात पर कि स्वीडन की एक कंपनी आखिर अंबानी को कोर्ट में घसीट क्यों रही है। जवाब है, अनिल अंबानी का नाम आज भले एक फाइटर जेट के साथ लिया जाता हो, लेकिन उनके नाम को पहचान मिली रिम वाले मोबाइल से। रिलायंस इंडिया मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए एरिक्सन से 2014 में समझौता किया। तब तक कई लोग कहने लगे थे कि इनका ये फोन वाला जो धंधा है वो हो गया है फेल। एरिक्सन को 7 साल तक रिलायंस के मोबाइल फोन टावर, फिक्स टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड, वायरलेस वॉइस और डेटा आदि के काम संभालने थे। बदले में अंबानी को देने थे 1500 करोड़ रुपए। लेकिन फिर दोनों पार्टीज के बीच चिक हो गई। एरिक्सन ने कहा कि आरकॉम ने उनसे काम तो करा लिया, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यही से उपजता है अगला सवाल कि अवमानना तक बात कैसे पहुंच गई। आरकॉम जब पैसा नहीं चुका पाया तो एरिक्सन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो फिर से सुन लें, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, उसमें एक के बाद एक 3 याचिकाएं लगाई। NCLT अदालत जैसी एक संस्था होती है जहां कंपनियों के झगड़े सुने जाते हैं। तीनों बार आरकॉम ने कहा कि हम अपनी देनदारियों को लेकर बातचीत की प्रक्रिया में हैं और जियो के साथ, बड़े भैया की कंपनी के साथ एक सौदा करके 25,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। आरकॉम ने तकरीबन 40 संस्थानों से पैसा उठाया था। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इन्हें पैसा देना चाहती थी, लेकिन 40 के 40 देनदारों की राय इस बारे में एक नहीं थी। आखिरकार आरकॉम खुद NCLT चली गई। NCLT ने 30 मई 2018 को कहा कि आरकॉम एरिक्सन को 30 सितंबर 2018 तक 550 करोड़ रुपया दे दे। यह एरिक्सन और आरकॉम के बीच एक तरह का सेटलमेंट था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। लेकिन अंबानी पैसा दे नहीं पाए और एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की शिकायत कर दी। अब कोर्ट ने एक और डेडलाइन दे दी, 15 दिसंबर 2018, और कहा कि इस बार चूके तो 12% की दर से ब्याज भी लगेगा और इस बार अनिल अंबानी खुद गारंटर बने। लेकिन पैसा अभी भी नहीं दिया। 4 जनवरी को एरिक्सन ने उनके खिलाफ अवमानना की दूसरी याचिका दायर की। इस बार मांग की कि अंबानी को सिविल प्रिजन में रखा जाए, माने अंबानी जेल में रहते लेकिन दूसरे कैदियों के साथ नहीं। उनके जेल में रहने का खर्चा एरिक्सन को देना होता, लेकिन अंबानी जेल जाने से बच गए। क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा अनिल अंबानी? अनिल अंबानी आरकॉम के वायरलेस स्पेक्ट्रम, मोबाइल टावर, फाइबर वगैरह को बड़े भैया मुकेश अंबानी की जियो को बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं, लेकिन इस सौदे को सरकार की अनुमति मिली नहीं है और जियो भी ये कह चुका है कि वो आरकॉम की पुरानी देनदारियां नहीं चुकाएगा। ऐसे में जिज्ञासा होती है, आज हुआ क्या अदालत में? रिलायंस की पैरवी करने आए मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल। नाम सुना सा लग रहा है, कपिल सिब्बल, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के एक और नेता आज अनिल अंबानी का जिक्र कर रहे थे रफाल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल वकील साहब मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल बोले कि आरकॉम 180 करोड़ की पेशगी देना चाहती है, लेकिन एरिक्सन के वकील ने कहा कि पैसा तो पूरा लेंगे। और इसके बाद कोर्ट ने आरकॉम से 180 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने को कहा। आगे क्या होगा? अंबानी आज भी अरबपति हैं, लेकिन जो फोर्ब्स का रियल टाइम डेटा 3 जनवरी 2019 को उनकी नेट वर्थ
करीब 14,680 करोड़ बता रहा था, 12 फरवरी को ये 12,035 करोड़ बताने लगा। मतलब पैसा जा रहा है। तकरीबन उनकी सभी कंपनियों के शेयर अपनी कीमत गंवा रहे हैं। आरबीआई कर्ज वसूली में किसी भी ढिलाई के मामले में सख्त है। बिना पैसा दिए जितना वक्त बीतेगा उनकी परेशानी बढ़ेगी ही। कॉरपोरेट का, बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों करोड़ का झटका है, जिसका ट्रिकल डाउन हो के असर हम पे, आप पे, निवेशकों पे, यूजर्स पे पड़ता है। यूजर्स जो हमें लगातार भेजते हैं खबरें जो उन्हें कुछ सच्ची कुछ झूठी लगती हैं पड़ताल के लिए। आइए देखते हैं क्या है पड़ताल में आज। कुलभूषण जाधव, जिन्हें पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया, उन पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया और फांसी की सजा सुना दी। इस सजा पर फिलहाल अमल नहीं हुआ है, लेकिन उनसे जुड़ा एक झूठ वायरल हो गया है। हमारी आज की पड़ताल उन्हीं से जुड़ी है। क्या है दावा? बात चल पड़ी है कि कुलभूषण जाधव कुछ ही दिन में पाकिस्तान से रिहा होकर भारत आ रहे हैं। कोई पोस्ट 10 दिन बताती है, कोई 8 दिन, और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। साथ में 56 इंच के सीने का जिक्र है। हमने शुरू की इस खबर की पड़ताल। पता चला कि कुलभूषण जाधव के रिहा होने की अभी कोई खबर नहीं है। बात यह है कि जब पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई, तब मीडिया में यह मामला काफी उठा। कुलभूषण के परिवार वाले भी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई बार मिलने पहुंचे। भारत ने मजबूती से इस फैसले का विरोध किया और मामला हेग की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया। 18 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। तो फिर यह हफ्ते भर वाली बात कहां से आई? दरअसल इस साल 18 से 21 फरवरी के बीच मामले में सुनवाई होनी है। 18 तारीख को भारत अपना पक्ष रखेगा, 19 को पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस बार कुलभूषण के भारतीय जासूस होने के पूरे सबूत कोर्ट के सामने पेश करेंगे, क्योंकि आखिरी बार उन्हें कोर्ट के सामने निराश होना पड़ा था। वो गलत साबित हुए थे। उस वक्त इसे हमारी, भारत की नैतिक जीत माना गया था। इस बार होने वाली सुनवाई के बाद क्या होगा, ये अदालत में होने वाली जिरह पर निर्भर करता है। हमारी पड़ताल में पता चला कि कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में हैं। हफ्ते 10 दिन में उनके मामले की हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होनी है, ना कि रिहाई। उम्मीद अच्छी चीज़ है। हम भी उम्मीद करते हैं कुलभूषण जाधव रिहा होकर वापस आ जाएं, अपने परिवार आ जाएं, अपने मुल्क आ जाएं। लेकिन अफवाहबाजी से तो वो रिहा होंगे नहीं, इसलिए इस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास भी कोई मैसेज आता है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है, तो पड़ताल के लिए उसे भेजिए padtalmail@gmail.com पर। आज की दी ललन टॉप शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।